आज हमारे बीच में आप सभी जानते हैं वैसे भगवती भी के नाम से बहुत फेमस भी हैं ये, और लगभग इंस्टाग्राम पे इनके 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। तो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और सामाजिक कार्य में हमेशा आगे रह के और अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आज हमारे साथ में दीदी है, तो स्वागत है दीदी आपका पहले हमारे चैनल पे। धन्यवाद। दीदी आज हमारे क्षेत्र में आए हैं बामनिया में, और हमारे चैनल पे इनका पहला इंटरव्यू है। तो बात करने की कोशिश करेंगे दीदी, यहाँ पे कैसे आना हुआ। आज जो बालेश्वर दयाल जी की पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में हम आपके गांव बामनिया में आए, क्योंकि अब आपके गांव का नाम तो बालेश्वर दयाल जी ने ही ऊंचा किया है। तो इसीलिए आए, वरना ऐसा कुछ नहीं होता तो कहाँ इस गांव में हम ठोकरे खाने आते। तो बालेश्वर दयाल जी की क्या बोलते हैं उसको, उनका शुक्रिया अदा कि उन्होंने यहाँ काम किया, इस क्षेत्र में काम किया, और हमें उनकी 26वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ आने का मौका मिला। एक बड़ा सवाल है, यहाँ पे जो मामा बालेश्वर दयाल के जो आसपास का जो क्षेत्र है, या बात करें पूरे मध्य प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अन्य राज्यों से मामा बालेश्वर दयाल के यहाँ पे दर्शन करने के लोग पहुँचते हैं, राजस्थान से तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं और अन्य राज्यों से भी आते हैं। तो मेरा एक प्रश्न था कि यहाँ के जो लोग हैं वह कहीं ना कहीं मामा बालेश्वर को अनदेखा करते हैं, और बाहर से जो लोग आते हैं तो उनका यहाँ पे आना और जिस तरीके से मामा जी को मानना है, तो आप किस प्रकार से देखते हैं? तो वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ। तो यहाँ पे ज्यादा काम किया था बालेश्वर दयाल जी ने, तो उनको यहाँ के लोग समझ नहीं पाए। दूसरा, हमारे राजस्थान वालों के लिए राजस्थान के महापुरुष घर की मुर्गी दाल बराबर। वो कभी राणा पूंजा भील के लिए भक्ति नहीं करते, वो कभी काली बाई को याद नहीं करते, वो हमारे क्षेत्र के ऐसे लोग जिन्होंने समाज के लिए अपना बलिदान दिया हो उन लोगों को याद नहीं करते। लेकिन वो यहाँ आते हैं तो मतलब हर इंसान की एक प्रवृत्ति होती है कि जो उन्हें आसानी से मिल जाए उसकी वो कदर नहीं करते। तो बस वही वाली बात है, शॉर्टकट में अगर आप और आपके दर्शक समझ जाए। जी जी। तो आपसे जो आप जिस प्रकार से सामाजिक कार्यों में काम करते हैं, तो भारत देश के अंदर कई सारे सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आदिवासी समुदाय के लोग ही निवास करते हैं, और खासकर से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भिल जो ट्राइब होता है वो होता है। लेकिन अभी वर्तमान की जो स्थिति आदिवासी की देखी जाए, तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान की जो सरकार है, कहीं ना कहीं आदिवासियों के हित में ना चाहते हुए जो पूंजीपति लोग हैं उनके लिए सोच रही हैं। और आपने देखा होगा अभी जो राजस्थान में एक पावर प्लांट भी आ रहा है, और हमारे मध्य प्रदेश में भी ऐसा होता है। कई जगह कंपनी आती है, हम जहाँ पे बैठे हैं इससे कुछ 40-50 किलोमीटर दूरी कंपनी बहुत बड़ी आ रही। तो पहले आंदोलन भी हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो साजिश है आदिवासियों को जमीन से बेदखल करना, तो आप किस तरह से मुद्दे को देखते हैं? देखो, हमारे लोग हो या गैर आदिवासी, आज की तारीख में हम लोग विकास पे इतना निर्भर हो चुके हैं कि विकास के बिना हमारा काम नहीं चलता। जैसे अभी अपन जब बैठ के बात कर रहे थे, तो 1 मिनट के लिए लाइट चली गई थी, तो सबके मुंह से ओ ऐसा निकला। हमें वो बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन ये लाइट आती कैसे है ये हम जानना नहीं चाहते। लेकिन जैसे ही जंगल कटता है, हम ये कहते हैं जंगल मत काटो। अगर आप ये जंगल नहीं कटेगा तो कोयला कैसे आएगा, कोयला नहीं आएगा तो लाइट कैसे बनेगी, या बड़े क्षेत्र में डैम नहीं बनेंगे तो टरबाइन कैसे चलेगा, और टरबाइन नहीं चलेगा तो लाइट कैसे बनेगी, इस पर हम विचार नहीं करते। अगर डैम बन रहा होता है तो हम विरोध करते हैं, ऐसा है वैसा। ये होना जायज है, डैम बनना भी चाहिए और हमारी जमीन भी नहीं जानी चाहिए, लाइट आनी भी चाहिए और जंगल भी नहीं कटना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपनी जीवनचर्या को, दिनचर्या को इतना बदल दिया। हम लोग पहले सूर्यास्त के समय तक खाना खा के लगभग 8 बजे तक एंड में पूरे गांव के गांव सो जाते थे, और मॉर्निंग में हमारी दिनचर्या लगभग 3 बजे बाद से शुरू हो जाती थी।
तो आज की तारीख में ऐसा है कि इंसान पूरी रात जगना चाहता है, पूरी रात जगेगा तो पूरी रात उसको लाइट चाहिएगी, सब कुछ चाहिए। तो ऐसी दिनचर्या, ऐसी लाइफ स्टाइल उन लोगों ने बना दी है कि अब विकास की सख्त जरूरत है। आपका फोन आधे घंटे के लिए बंद हो जाए तो आप अटक जाते हो, जैसे कि अभी मैं अटक गई। जी अब इसको चार्ज करने के लिए लाइट की जरूरत है। हमारे राजस्थान में कोयला खत्म हो गया और वही कोयला आने के लिए छत्तीसगढ़ में हसदेव को काटा गया था। हसदेव का हम विरोध करते हैं और इधर राजस्थान में जैसे 1 घंटे के लिए लाइट बंद कर देते हैं तो हमारे लोग ज्ञापन दे देते हैं कि भाई साहब लाइट चालू करवाओ, सरकार को लाइट देनी चाहिए। तो या तो हमें हमारी दिनचर्या वापस ऐसे करनी चाहिए कि कम से कम विकास पे हम निर्भर रहे, अपनी पुरानी चीजों पे वो करें, समय पे सो जाओ, समय पे उठ जाओ, तो रात की लाइटें तो कम से कम बंद होगी तो कम मात्रा में पेड़ कटेंगे। हम घर में 4 भाई बहन हैं और एक पेरेंट्स है, तो हम चारों ये सोचते हैं कि भैया के पास अगर स्विफ्ट डिजायर है तो मेरे पास उससे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, और घर में कम से कम 4 से 5 गाड़ियां हो जाती है, 4 व्हीलर। जितने लोग जितनी गाड़ियां, तो उतने बड़े रोडों की आवश्यकता पड़ती है। उतने बड़े रोड बनाने के लिए फिर से जमीन जाएगी। अब आपके 8 लाइन हाईवे बना, कितने लोगों की जमीनें गई ना। क्यों? क्योंकि आप नॉर्मल रास्ते से दिल्ली जाने के लिए निकलोगे तो आपको 10 से 15 घंटे लग जाएंगे, लेकिन इसी हाईवे से अगर आप निकले तो आप आराम से 8 घंटे में दिल्ली पहुंच जाओगे, इससे भी कम समय में पहुंचेगे। क्यों? क्योंकि बड़ा सा रोड है, बस जा रहा है, कोई सामने से आ नहीं रहा है, आपको किसी को साइड नहीं देनी। तो विकास के नाम पे हमारी जमीनें लूटी जा रही है। विकास फिर हमको भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैर आदिवासियों को चाहिए। हम आदिवासी कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी तरकीबें ढूंढे या कुछ ऐसी अपनी जीवनचर्या में पुनः आदिवासियत को जिंदा रखें कि हम कम से कम मात्रा में विकास पे निर्भर हो जाए। हो सकता है हमारी जमीन बच जाए। दूसरी मेजर चीज है कि जो गैर आदिवासी लोग हैं वो एक जगह पे ऐसे रह रहे हैं, इनकी खुद की कोई जमीन नहीं है, जमीनें सिर्फ आदिवासियों के पास। तो अब जब जमीन जाने का नंबर आता है तो आदिवासियों की जाती है, किसी और की जाती नहीं है। अब मैं जो आदिवासियत पे जोर देती हूँ वो इसीलिए देती हूँ कि हम कम से कम मात्रा में, जैसे मैं आ जाए तो मैं आज गांव से जो गाड़ी करी हुई थी उसी गाड़ी में आई। मैं चाहती तो मैं अलग से गाड़ी करके आ सकती थी कि भाई मैं इन सबके साथ भीड़ में जो ऊपर बैठ के लटक के या ठसाठस बैठ के जा रहे हैं, तो इसकी की जगह मैं अपने लिए कोई भी कार 4 व्हीलर कोई भी करके अपने हिसाब से आ सकती थी, अपनी खुद की किसी की गाड़ी लेके। हाँ ठीक है मुझे जाके आना है, लेकिन मैं नहीं लाई। क्यों? जब इनके साथ में जाया जा सकता है तो हम एक और को क्यों ले जाए? ये इतनी सी चीज भी आपको कहीं ना कहीं मतलब इन नई आधुनिक चीजों में जो बढ़ोतरी हो रही है उनमें कमी लाती है। हमारे बांसवाड़ा से जयपुर जाना होता है, स्लीपर बस जाती है, हम लोग स्लीपर बस में जयपुर के लिए चले जाते हैं। हम जो लोग एक एक गाड़ियां लेके जाते हैं उनका विरोध करते हैं। विरोध करने के पीछे कोई तर्क नहीं है, बस ये कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है तो आप निजी गाड़ियां क्यों वो कर रहे हो? तो धीरे धीरे हर छोटी चीज, आप दुकान पे एक दूध की थैली लेने गए तो आप वो दूध की थैली ऐसे भी पकड़ के ला सकते हो, लेकिन हम क्या बोलेंगे, नहीं एक थैली और दो, उसमें दूध की थैली डालेंगे, फिर टांग के लेके आएंगे कि नहीं। तो वो एक थैली तो दूध वाली, दूसरी थैली उसको डाला वो, तो 2 थैलियां आई घर में। आप चाहते तो एक को कम कर सकते थे, उसको बोलते कि भाई मैं हाथ में लेके चला जाऊंगा, ऐसा बोल सकते थे ना। तो ये जो हम कर रहे हैं, हमने एनवायरनमेंट को बहुत खराब कर दिया। हमने अपनी जरूरतें पूरी तरह से विकास पे निर्भर कर दी, जमीन जानी। अब उपाय ये है कि अपनी संस्कृति की तरफ पुनः लौटो, अपना अस्तित्व बचाओ और अपनी संस्कृति की चीजों को आप सरकार के सामने परोसो। आज की तारीख में अगर आपके पापा कहीं सुन रहे हो तो मिट्टी का जो वो होता था, कोटी कोटा क्या बोलते हैं, कबला, उसके अंदर की चीजें उगती थी। लेकिन इस खाटले में ये लोहे का है, इस लोहे की इसमें अगर आपने गेहूं रख रखे हैं, मक्की रख रखी है, और अगले साल आप इसको सोचोगे कि इसी को और देते हैं, वो देते हैं, तो ये नहीं उगता। लेकिन हमारे मिट्टी का रखा हुआ 2 साल बाद भी उग जाता था, और हमारे लोग बीजों के लिए बाजार पे निर्भर नहीं थे। तो ये हमारी संस्कृति थी
जो आज कहीं ना कहीं जो पूंजीपति लोग है वो स्टोरेज के नाम पे अपनों से खरीदते हैं और फिर रखते हैं, फिर वही वापस पता नहीं उनका क्या संक्रमण मिश्रण अनशन कर करके हमें वापस जो चीज मुश्किल से 20 रुपए की थी उसको 2000 रुपए में करके, ऐसा ही होता है कि ऐसा हम हर साल मक्की खरीदते हैं, हाँ कितने की थैलियां आती है, 1000 से ऊपर ही आती है। कपास खरीदते हैं, वो तो बहुत महंगी, ज्यादा सोयाबीन हाँ क्यों, वो पता नहीं क्या करके देते हैं, जबकि वो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। हमारी जो मिट्टी की कोठियां थी उसमें वो व्यवस्थित थी। हम गए ना बाजार में निर्भर रहने, तो ये निर्भरता को हमें किसी न किसी तरीके से कम करके अपनी आदिवासियत में उपाय ढूंढने पड़ेंगे, तब ये लोग निर्भर होंगे। यूएनओ कह रहा है कि अगर आपको बचना है, प्रकृति को सुरक्षित रखना है, तो आदिवासियों से सीखना पड़ेगा। लेकिन खुद आदिवासी जो अपनी संस्कृति भूल गया, उसका क्या उपाय है? एक दूसरा सवाल था, कुछ समय पहले चुनाव नहीं हुए थे, मैं राजनीति से जुड़ी हुई बात करूं आपसे कि जब पहले भगवती बिल, एक समय था जब भगवती बिल सामाजिक कार्यों और आदिवासी परिवार में हमेशा सक्रिय रहते थे, लेकिन कुछ विवाद हुए थे शायद, तो उसको लेकर भगवती बिल को कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ा और आदिवासी परिवार से ऐसा कुछ बात आई थी। तो अभी आप तो कांग्रेस में काम करते हो, ऐसा हमने भी देखा है कहीं कहीं। तो क्या लगता है आपको, आदिवासी परिवार और कांग्रेस में अलग, मतलब अचानक से जाने का क्या कारण रहा? देखो, उसके पीछे तो लॉट्स ऑफ कारण, अभी अपनों ने आपके भाई के इंटरव्यू में मैंने बताया कि मैं कांग्रेस से क्यों जुड़ी। हाँ, आदिवासी परिवार से दूर होने का तो देखो, मैंने पर्टिकुलर कभी आदिवासी परिवार ऐसे करके काम नहीं किया। मैं आपके मध्य प्रदेश के जैस को भी समर्थन करती थी, हमारे वहाँ के आदिवासी परिवार को भी समर्थन किया, मैंने गुजरात के बिलिस्तान टाइगर सेना को भी समर्थन किया, आदिवासी एकता परिषद की भी मैं सपोर्ट हुई। मैं हर उस संगठन के साथ रही जो आदिवासियों की बात करता था, संस्कृति की बात करता था, शिक्षा की बात करता था, इन्वायरमेंट की बात करता था। मैं आदिवासी परिवार की जब बीटीपी आई, मैं उसमें नहीं गई। मेरा कोई ऐसा मंच नहीं होगा जो किसी पार्टी से संबंधित होगा। हाँ, ओपन कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद मैं कांग्रेस के मंच पे गई, लेकिन कांग्रेस के मंच पे जाने से पहले तक मेरा कोई राजनीतिक जीवन नहीं रहा। मैं व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता रही। हाँ, कई जगह आदिवासी परिवार के कार्यक्रमों में गई, लेकिन वहां जाने के बाद मैंने जो अभी अपनों ने मुद्दों पे चर्चा करी, किसी भी मुद्दे पे सुधार नहीं आया। जब किसी मुद्दे पे सुधार ही नहीं आया तो भीड़ का हिस्सा जो भेड़ चाल होती है, भगवती भेड़ चाल नहीं चल सकती, उसे जरूरत है मुद्दों की। सीधा सिंपल दलिया नहीं खा सकते, अपन को मिर्ची तड़का चाहिए, वैसा वाला सिस्टम है। तो आदिवासी परिवार के कई जगह पे ऐसा था कि मैंने कुछ लोगों से, मेरी जो लड़ाई हुई वो भाषाई मर्यादा पे हुई। छोटू भाई वसावा से इन लोगों की जब लड़ाई हुई तो इनके जो भक्त थे, इन्होंने छोटू भाई के लिए सोशल मीडिया पे बहुत गंदी गालियां लिखी। मैंने लिखा कि आपका राजनीतिक विरोध है तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को गालियां मत लिखो। तो ये लोग मुझे यूँ कहने लगे कि ये तो छोटू भाई की चमची है। जैसे आज वो कोई ऑडियो वाला कह रहा है ना कि ये कांग्रेस की चमची है, डोडासरा जी की चमची है, वैसे उस टाइम यूँ कहने लगे। मैंने कहा, मैं छोटू भाई को केवल मोबाइल में जानती हूँ, मैं आज तक मिली नहीं, मैंने आज तक फोन नहीं किया, मैंने आज तक मैसेज नहीं किया, ना उनका कभी आया। जिन छोटू भाई को मैंने कभी देखा ही नहीं, खाली मोबाइल में देख के मैं इज्जत करती हूँ, वो आदमी अपना पूरा जीवन समाज को दे गया। अब वो अपनी उम्र समथिंग 80 साल पहुंच चुके हैं, और इतना पहुंचने के बाद अगर कोई उन्हें, जो 15 साल का लड़का है या 20 साल का लड़का है, वो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे गाली देता है, तो मेरा ये कहना जायज है कि आप अगर उनको इज्जत नहीं दे पा रहे कोई बात नहीं, पर अपमान मत करो। तो मैंने उस टाइम शुरू में ऐसा बोला था कि छोटू भाई जो भी है उनका अपमान मत करो। तो इन लोगों ने मुझे उस टाइम, तू तो बीटीपी का खाती है, बीटीपी वालों ने तुझे कुछ दे दिया होगा, तब से मेरा विरोध शुरू है। तो मैं उन चीजों से दुखी हुई कि यार आप लोग मतलब किसी मुद्दे की समझ ही नहीं रखते हो, आप किसी को गाली क्यों दे रहे हो। हमारे प्रतापगढ़ में एक
प्रतापगढ़ छोड़ो, अभी अपन मध्य प्रदेश में बैठे हैं। हम्म। दिलीप सिंह भूरिया जो पहले कांग्रेस में थे, जी। बीजेपी में गए, हम्म। उनका पैसा एक्ट लागू कराने में बहुत बड़ी भूमिका है। जी। तो अब वो कांग्रेस से बीजेपी में जाए, बीजेपी से कांग्रेस में जाए, कुछ भी, लेकिन वो व्यक्ति देश के आदिवासियों का भला करके गया। तो दिलीप सिंह भूरिया का नाम हमें इज्जत से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अगर हम उधर कभी गए तो उन्हें नमन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो करना चाहिए। तो हम कल उठ के ओ दिलीप सिंह भूरिया तो ऐसा था वैसा था, यूं कोई करेगा तो कोई नहीं बोलेगा कि यार ऐसे मत करो, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? यही मैंने किया। इतना सा करते यूं कह दे कि तू बीजेपी की चमची, यूं कह दे अगर मैं दिलीप सिंह भूरिया जी की तारीफ कर दूं, ऐसा नहीं होता है। कोई किसी का चमचा नहीं होता है। उसने जो कर दिया, व्यक्ति का अपना अपना काम होता है। अगर उन्होंने अच्छा किया है, वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर गए, तो उनकी तारीफ करनी चाहिए। छोटू दादा उनका गुजरात का काम देखते थे, वो जो भी थे उनके स्तर पे थे। गुजरात में उन्होंने अच्छा किया, बुरा किया, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए एक इज्जतदार, मान सम्मान वाले व्यक्ति थे। इतना सा बोलो कि उन्हें इज्जत दो, इतना सा मेरा शुरुआती विरोध हुआ। और तुम लोगों को बोलने की तमीज नहीं, ऐसा मैंने बोला। तब से बस वो डायलॉग शुरू हो गया, जिस थाली में खाती उसी में छेद करती। तो मैंने थाली छोड़ दी उस टाइम से, बस। तो ये कोई विशेष विरोध नहीं है, भाषाई विरोध था शुरू से। ये लोग विरोध, मेरे को असभ्य भाषा पसंद नहीं थी। मैंने अपने जीवन में पहली बार, अभी जो रिकॉर्डिंग सुनी है आपने, उस रिकॉर्डिंग में पहली बार गालियाँ दी है। मैं कभी सामने भी, ये मेरे गाँव की, ये मैं कभी मतलब किसी भी तरीके की गाली वाला शब्द यूज ही नहीं करती। मुझे गालियां देना पसंद नहीं है, लेकिन अब जो होता है तो मुंह से अब गुस्से में निकल जाती है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, एक पढ़ाई से संबंधित मेरा लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग कई बार राजस्थान में आए हैं, वहाँ की शिक्षा की हालत और हमारे मध्य प्रदेश में की जो शिक्षा की हालत है, वह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंतर है। तो हमने देखा है कि आप राजस्थान की शिक्षा को अच्छा कहना चाहते हो या बुरा? हम बुरा कहना चाहते हैं। ओके। वहाँ की जो स्कूलें हैं और वहाँ की जो पढ़ाई है, वह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब हमको खराब देखने को मिली। तो और आप राजस्थान में कौन से क्षेत्र में आए? राजस्थान जो बांसवाड़ा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम आए थे। तो हमने कई बार मतलब उधर आते जाते रहते हैं, तो हमने देखा है कहीं ना कहीं कि स्कूलें खंडर है। अब मैं आपको बताऊं, आप ऐसे क्षेत्र में आए जो राजस्थान के अलग से टीएसपी क्षेत्र में आता है। बांसवाड़ा टीएसपी क्षेत्र का हिस्सा है, उसके बावजूद आपको उसकी हालत ये लगी। तो बांसवाड़ा के अलावा, मतलब प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ये तो टीएसपी में आता है। इसके अलावा भी राज्य में, राजस्थान में आदिवासी रहते हैं, भील रहते हैं। उन लोगों की स्थिति और कितनी खराब होगी जो टीएसपी में नहीं आता। मीणाओं वाले क्षेत्र को छोड़ के, एक मीणाओं वाले क्षेत्र में एक स्कूल में 20 टीचर, 30 टीचर, 30 से ऊपर टीचर होते हैं। वहीं हमारे वाले क्षेत्र में 12वीं तक स्कूल में भी 5-5 टीचर हैं। 5 टीचर 12वीं तक के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। तो ये स्थिति हमारे यहाँ की है। मैं शौक दूं कि आपने ऐसा बोला, वरना मध्य प्रदेश वाले लोग दौड़ दौड़ के ये कहते राजस्थान वालों से सीखो। वो एक पॉलिटिक्स को लेकर बोलते हैं, जो राजस्थान वाले जो जनजागृति करेंगे। क्या हो जाता है हमारे हम अभी आपकी सांसद मैडम का नाम है अनीता जी। आगे क्या लगाते हो? अनीता जी चौहान। क्या वो आज तक संसद में विदाउट कल्चर नजर आई? हमने तो नहीं देखा, मतलब बिना कल्चर के कपड़ों में नजर आए? नहीं आया, नहीं नजर आए। उन्होंने शपथ भी सांस्कृतिक रूप से, आपके यहाँ के विधायक अपने विक्रांत भूरिया, उनकी शपथ भी आपने सुनी होगी। तो क्या अकेले कमलेश्वर जी तो आदिवासी गए नहीं थे? ये लोग भी तो गए ना। तो आपके क्षेत्र की जो मेजर समस्याएं हैं, क्या उनको ले जाके आप अनीता जी के सामने नहीं रख सकते? रख सकते हो नहीं रख सकते? विक्रांत भैया के सामने नहीं रख सकते? या आपका क्षेत्रीय विधायक कौन है, उसके सामने नहीं रख सकते? चाहे वो आपकी विचारधारा का हो या नहीं हो। मैंने जो पिछले इंटरव्यू का मैं वही कह रही हूँ कि जीतने के बाद आप चाहे उसके पक्ष के थे या नहीं थे, उससे आप आपका हक मांगो तो सही। अब वो सबका विधायक है, अब वो सबका सांसद है, चाहे आपने उसका विरोध किया या कुछ भी किया।
समझे। सही। तो ये जिस दिन करने लग जाएंगे ना, हमारे क्षेत्र की स्थिति अच्छी होने लग जाएगी। गाँव में स्कूल है, कभी कभी उस व्यक्ति को भी स्कूल में जाके देखना चाहिए कि पढ़ाई कैसी चल रही है, जो उस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाता भी नहीं है। जी। पर देखो तो सही, पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, खाना अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, स्कूल की बिल्डिंग टूटने वाली तो नहीं है। जिस दिन पेरेंट्स जाने लग जाएंगे, स्कूल की अवस्था ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। यही तो मेरा मुद्दा है जो मैं विरोध कर रही हूँ, वो ये कि ये भीड़ करने से हमारे क्षेत्र में बदला क्या? अगर कुछ बदला तो मैं तुम्हारे साथ आज भी आने को तैयार हूँ। कुछ बदला ऐसा बता दो। केवल जोहार बोलते रहना बदलाव नहीं है। सही। जोहार एक उद्बोधन है। उद्बोधन को उद्बोधन रहने दो, बदलाव लाओ। बदलाव आएगा तब हम खड़े रहेंगे, बदलाव नहीं आएगा तब तक हम व्यक्तिगत हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए समय दिया। और ये थे धन्यवाद भगवती जी भील। इनके विचार आपको कैसे लगे हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर आपकी राय दें।